मुझे नहीं पता था कि वह अमीर घराने की लड़की असल में एक खतरनाक सीरियल किलर है। इसलिए जब मैंने उसे अपनी आंखों से एक लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया, तो बिना एक सेकंड गंवाए बाइक घुमाई और वहां से भाग निकला। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी पल मैं उसका अगला शिकार बन चुका था। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। एक गोली मेरे कंधे को चीरती हुई निकल गई। दिल दहला देने वाले दर्द के साथ मेरी चीख निकल गई और मैं बाइक समेत सड़क किनारे बुरी तरह जा गिरा। उस औरत का निशाना बेहद खतरनाक था। अगर बाइक बीच में ना आती तो शायद वह गोली मेरे दिल को भेद चुकी होती। मैं दांत भींचकर दर्द सह रहा था। पूरा शरीर सिकुड़कर एक गोले जैसा हो गया था। तभी 3 लोगों के कदमों की आवाज से सुनाई दी। वे बिना जल्दबाजी के मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चाल से साफ था कि उन्हें पूरा यकीन था कि मैं बचकर नहीं जा सकता। वह औरत दोबारा गोली नहीं चला रही थी, बल्कि जानबूझकर मेरे दिमाग पर दबाव बना रही थी। मुझे धीरे धीरे मौत के किनारे तक धकेल रही थी। कार की हेडलाइट की रोशनी में 3 काली परछाइयां मेरे ऊपर छा गईं। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कंधे के खून से लथपथ घाव को देखने तक की फुर्सत नहीं थी। जमीन का सहारा लेकर मैं किसी तरह उठा और दाईं तरफ के जंगल में घुस गया। मेरा पीछा करने वाले कोई आम लोग नहीं थे। अगर एक लड़की इतनी बेखौफ होकर लोगों को मार सकती है, तो उसकी पहुंच कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरे पास भी एक हथियार था। इस इलाके का नक्शा मेरी नस नस में बसा हुआ था। मैं पूरी ताकत से जंगल के अंदर भागता चला गया। पेड़ों के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे हवा गुजरती है। यहां तक कि शाखाओं पर जमी बर्फ भी नहीं हिली। कंधे से बहता खून कपड़ों में ही सोख लिया गया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। मेरी तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वे तीनों औरतें इलाके से अनजान थीं। आखिरकार वे मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक झील तक पहुंची, जिसकी सतह पर पतली बर्फ जमी हुई थी। झील के किनारे पहुंचकर निशान अचानक गायब हो गए। आन केचियाओ ठंडी निगाहों से उन निशानों को देखने लगी। फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसके पीछे खड़ी आयिंग और रैफी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि आओ दीदी, वह भाग गया। आन के चियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इतने सालों में बहुत कम लोग ऐसे थे जो आन के चियाओ के हाथों से बच निकले हों, और यह आदमी तो घायल भी था। अचानक आन के चियाओ मुड़ी। उसकी खतरनाक आभा देखकर दोनों सीधी खड़ी हो गईं। क्या हो दीदी, अब क्या करें? आन के चियाओ ने पिस्तौल वापस कमर में रखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, उसे ढूंढो और फिर खत्म कर दो। भागने के बाद मैंने तुरंत लंबी छुट्टी ले ली। मैं अकेला शहर के पूर्वी इलाके में एक किराए के कमरे में छिप गया। पूरे 10 दिन। इन 10 दिनों में मैं सब्जी खरीदने तक बाहर नहीं निकला। सिर्फ पानी, सूखी ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स और अंडों के सहारे जिंदा रहा। 10 दिनों में मेरा वजन काफी कम हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्याओ दीदी की ताकत कितनी बड़ी है। लेकिन इस शहर में अगर किसी अमीर आदमी को किसी की जान लेनी हो, तो बस पैसा चाहिए। इतना ही काफी था। खुशकिस्मती से उस रात मेरे कपड़े और स्कार्फ सस्ते और आम थे। ऊपर से सब कुछ ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था। मेरे तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं था। मैंने अपना आधा चेहरा भी ढक रखा था। शायद उन्होंने मेरा चेहरा साफ नहीं देखा होगा। मैं सोच रहा था कि बस कुछ दिन और छिप जाऊं। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। उस रात पहने सारे कपड़े मैंने आग में झोंक दिए। सब कुछ राख बन गया। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं चौंक गया। जियो नाइट क्लब का सुपरवाइजर फान टोंग। जियो इस शहर का सबसे बड़ा नाइट क्लब था और वही मेरी नौकरी की जगह भी थी। मैं वहां शराब बेचने का काम करता था। कोई बेसिक सैलरी नहीं। जितनी बिक्री उतनी कमाई। कॉल उठाते ही फान तोंग गरजाइए, श्याओदा, आखिर तू काम करना चाहता भी है या नहीं? अगर नौकरी छोड़नी है तो साफ बोल। मैंने थकी हुई सांस छोड़ी। फान भाई, कुछ दिन और दे दो। वैसे भी मेरी सेल्स इतनी खराब है कि जाकर भी क्या फायदा होगा। फानतोंग झल्लाकर बोला, आज रात एक बड़ा ग्राहक आया है। तू बस खड़ा रहेगा तो भी पैसे कमा लेगा। जब तक मरा नहीं है तुरंत यहां पहुंच। इस महीने का टारगेट हर हाल में पूरा करेगा। मैं मन ही मन लाख बहाने सोच रहा था। तभी उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। शियाओदा, बॉस मुंह वापस आ गई है। ये सुनते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मुंह बॉस,
पूरा नाम मू वू शुआंग, जियो नाइट क्लब की संस्थापक। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, मेरे पालक पिता ने मुझे म्यांमार में बेच दिया था। उसके बाद मैं मानव तस्करों के हाथों इधर उधर भटकता रहा। एक बार भागने की कोशिश में मैं लगभग मार ही दिया गया था। तब मू वू शुआंग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे अपने असली माता पिता का चेहरा तक याद नहीं। न घर था, न कोई सहारा। तब उसी औरत ने मुझे अपने पास रख लिया, 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक। वह मेरे अंधेरे जीवन की एकमात्र रोशनी थी, और शायद वह रिश्ता था जिससे मैं पूरी जिंदगी कभी मुक्त नहीं हो सकता था। फोन पर फान तोंग अभी भी बोल रहा था, मुझे नहीं पता तुम्हारे और बॉस मुंह के बीच क्या हुआ था, लेकिन आज आते ही उन्होंने तुम्हें ढूंढा। न मिलने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिनकी परफॉर्मेंस खराब थी, सबकी क्लास लगा दी। अब जल्दी यहां पहुंच। फोन पकड़े मेरा हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने नीचे झुककर आग में बदल चुकी राख को देखा। काफी देर बाद खुद को संभाल पाया। फिर धीरे से कहा, आज रात मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं सीधे क्लब नहीं गया। पहले एक टैटू शॉप पहुंचा, जहां कंधे के गोली वाले घाव को छिपाने के लिए उसके ऊपर एक नीले तितली का टैटू बनवाया। और जब मैं जीहो नाइट क्लब पहुंचा, तब रात के 8 बज चुके थे। यहां नेटवर्क की शोरगुल भरी दुनिया पूरी तरह गायब थी। पहली और दूसरी मंजिल के डांस फ्लोर, कैबिन और प्राइवेट रूम, सब कुछ अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। एक भी ग्राहक नहीं था। हालात देखकर साफ लग रहा था कि पूरी जगह को किसी ने बुक कर लिया है। लगता है फैट बॉय जो कह रहा था वो सच है। आज सच में कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है। मैं जल्दी से ड्रिंक ट्रे उठाकर लिफ्ट से सीधे तीसरी मंजिल के सबसे बड़े वीआईपी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर पहले से ही सेल्स वालों की भीड़ लगी हुई थी। फैट बॉय ने सबको इकट्ठा देखकर गला साफ किया और गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो। गिलास अच्छे से पकड़ना, सिर के ऊपर तक उठाकर रखना। अंदर घुसते वक्त सबको घुटनों के बल चलकर जाना है। मैंने हैरानी से कहा, घुटनों के बल? हम शराब बेचते हैं, कोई जानवर थोड़ी है। फैट बॉय ने बनावटी मुस्कान के साथ मुझे घूरा। जिसे पसंद नहीं, वो अभी निकल जाए। फिर उसने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, आज अंदर जो हैं वो लूजाइज हैं। उनकी उंगलियों से निकला टिप भी तुम्हारे कई महीनों का खर्च चला सकता है। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में गड़ गईं। और जरा अकड़ मत दिखाना। ये लूजाए मशहूर हैं मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए। खुश हुई तो सोने चांदी से नहला देंगी, और नाराज हुई तो जिंदगी भी छीन सकती है। पूरे कोना शहर में कोई इनके खिलाफ नहीं जाता। पूरी भीड़ खामोश हो गई। सब सेल्समैन सिर झुकाकर ट्रे उठाने लगे। सिर्फ मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने पीछे मुड़कर इस अपमान भरी लाइन से निकलने की कोशिश की ही थी कि फैट बॉय की आवाज मेरे कान के पास गूंजी, ज्यों दा, ऊपर ऑफिस में बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, काम खत्म होते ही वहां जाना। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। लंबे गलियारे की चमकती रोशनी देखकर मेरा मन भारी हो गया। फैट बॉय ने धीरे से कहा, महीने का आखिरी समय है, मुझे फंसाओ मत। पुरानी परेशानियों का ख्याल आते ही मैं चुप हो गया। मैं वापस लाइन में आ गया, ट्रे ऊपर उठाई और सिर झुका लिया। ठीक है, मैं इस महीने का टारगेट पूरा कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फैट बॉय ने राहत की सांस ली। फिर दरवाजा खुला। अंदर से तेज म्यूजिक और तेज परफ्यूम की महक बाहर आ गई। वो सबसे पहले अंदर गया। लूजी, मैं आपके लिए शराब लाया हूं। अंदर का नजारा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे देखने की इच्छा भी नहीं थी। पहला सेल्समैन 5 मिनट में ही बाहर आ गया। उसकी गोद में हरे भरे डॉलर का ढेर था। वो खुशी से पैसे को चूम रहा था। दूसरा देखते ही बिना सोचे घुटनों के बल बैठ गया। एक एक करके लोग अंदर जाते रहे। धीरे धीरे सब खत्म हो गए, और आखिर में सिर्फ मैं बचा। मैं खाली निगाहों से दरवाजे की तरफ देखता रहा। अंदर स्टेज पर सबसे लोकप्रिय शो चल रहा था। मर्लिन नाम की महिला लेदर सोफे पर टांगें चढ़ाकर बैठी थी। पीछे 8 बॉडीगार्ड काले चश्मे में खड़े थे। जो उसे खुश कर देता, वह उसे नोटों की बारिश कर देती। मेरे सामने वाला सेल्समैन पहले ही उसके सामने झुक चुका था, लेकिन उसे शायद पसंद नहीं आया। उसने बेरुखी से थोड़ा पैसा फेंका और उसे जाने का इशारा कर दिया। अब मेरी बारी थी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे घुटने जैसे जम गए थे। झुक ही नहीं पा रहा था। मैं सोच में पड़ गया। इतनी गिरती हुई हालत में भी इंसान अपनी थोड़ी सी इज्जत क्यों नहीं छोड़ पाता?
तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज आई, छियाओ जाए, आप आइए। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने मुड़कर देखा, गलियारे के आखिर में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके साथ दो बॉडीगार्ड थे। नियॉन लाइट में उसका चेहरा ठंडा, दबंग और बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे सबको उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सच में बुरा समय था। पुराने दुश्मन सामने थे। ये वही तीन औरतें थीं जिन्होंने पहले किसी को मारकर लाश ठिकाने लगाई थी और अब मुझे पूरे शहर में ढूंढ रही थीं। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखने से भी परहेज किया और ट्रे को कसकर पकड़ लिया। छियाओ आ गई हैं। लू अंदर इंतजार कर रही हैं। मैनेजर मेरे बगल में खड़ी थी और उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, सर झुकाओ। उसकी आवाज से मैं कांप गया और तुरंत सिर नीचे कर लिया। अंदर लू जी ने आवाज सुनी और ऊपर देखा, और फिर सब कुछ बदलने वाला था। छियाओ जाए बिना कुछ बोले सीधे अंदर गई और सामने बैठ गई। लू जाए उसे घूरते हुए बोली, काफी साल हो गए। छियाओ जाए, तुम्हारा एटीट्यूड पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। छियाओ जाए आराम से सोफे पर झुकी, बिना पलके झपकाए बोली, तुम भी नहीं बदली, से आज भी बेकार हो। एक छोटा सा काम तक ठीक से नहीं कर पाई। अंक कैचियो हमेशा से ही घमंडी और बदतमीज स्वभाव का था। वह आमतौर पर किसी को भी अपनी नजर में कुछ नहीं समझता था। उसके सामने कोई भी हो, वह सबको नीचा समझता था। मोनरू को उसके इस रवैये की आदत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए समझाया, हाय, भले ही जगह छोटी है लेकिन हर चीज पूरी है। जो लोग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पर नजर रखे हुए हैं, उनमें सिर्फ हम ब्लैक वाटर गैंग ही नहीं है, बल्कि एक और किंगवुड गैंग भी है। और वो छोटी कंपनियां तो हैं ही जो सिर्फ फायदा उठाने का इंतजार कर रही हैं। कोना खिन का पानी बहुत गहरा है। इतना कहकर मोंद्रू ने पास बैठे फैटबकेट को इशारा किया। फैटबकेट तुरंत समझ गया और उठकर कमर मटकाते हुए आगे बढ़ा ताकि अंक खचियो को शराब परोस सके। सर, ड्रिंक। फैटबकेट ने आवाज बदलकर धीरे से कहा, लेकिन जैसे ही वह पास आया, अंक कच्चियों की ठंडी नजर ने उसे इतना डरा दिया कि वह तुरंत पीछे हट गया। अंक कच्चियों ने छिड़कर अपनी भौहें मलीं और कहा, सब बाहर जाओ। उसके बोलते ही कमरे का माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। मंच पर नाच रहे लोग भी रुक गए। मोनरू को डांस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कहेचियो दीदी, अभी तो आधा ही हुआ है, क्या कोई खास हिस्सा बाकी है? अंक कैचियो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो फिर मैं बाहर इंतजार करता हूं। जब तुम पूरा देख लो तब आ जाऊंगा। न नहीं, ऐसा मत करो। मोनरू घबरा गया और तुरंत खड़ा हो गया। वह जल्दी जल्दी इशारे करते हुए उन लड़कों को बाहर भेजने लगा। जाओ जाओ, सब बाहर जाओ। फिर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर अंक कैचियो के लिए शराब का ग्लास भर दिया। मोनरू सोफे पर वापस बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा मत करो, मैं बस तुम्हें रिलैक्स कराना चाहता था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वह लोग और डांसर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। मैं सिर झुकाए खड़ा था, पूरी तरह खोया हुआ। फैटबकेट जब मेरे पास से गुजरा, उसने गुस्से में मेरे सिर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, यहीं खड़ा क्या कर रहा है? अब तेरी कोई जगह नहीं। ठीक है, मैंने धीरे से कहा। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बस किसी तरह यहां से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, पीछे से मोनरू की आवाज आई, ओ ए बदसूरत, रुक! हम सब मुड़ गए। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, हाँ हाँ, तू ही जाके नया फ्रूट प्लेट ले आ, जल्दी कर। मैं डरते डरते वहीं खड़ा रह गया। पीछे से हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं बेइज्जती के बीच फंस गया हूं। कमरे में बैठी अंक कैचियो भी मेरी तरफ देखने लगी। उसकी ठंडी और डरावनी नजर ने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं वापस रिसेप्शन के पास पहुंचा, सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। सर, आपका फ्रूट प्लेट। मैं अंदर गया ही था कि अचानक एक चीख गूंज उठी और फिर गर्म खून मेरे पूरे शरीर पर गिर पड़ा। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरे हाथ से ट्रे लगभग गिर ही गई। सामने एक आदमी जमीन पर बैठा था और उसके सामने एक खौफनाक सीन था। एक कटा हुआ कान शराब के गिलास में पड़ा था। मेरे पेट में मिचली उठने लगी, लेकिन मैं खुद को रोकता रहा।
अंक खचियों के सामने एक अजनबी आदमी घुटनों पर गिरा था, अपने चेहरे को पकड़कर रो रहा था और लगातार माफी मांग रहा था। खिचियो दीदी, मैं गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। अंक खचियो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बेहद ठंडी थी। उसने शराब का ग्लास उठाकर उसके चेहरे पर हल्का हल्का थपथपाया। माफी आसान है, ये गिलास पी लो। उस आदमी की हालत खराब हो गई। वह कांपते हुए उस गिलास को देख रहा था जिसमें उसका अपना कान और खून मिला हुआ था। मैं ये सब और नहीं देख सका। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं वापस जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। मोनरू मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत और डर दोनों थे। कहाँ जा रहा है तू? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैडम, प्लेट गंदी हो गई थी, मैं बदलने आया था। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो खून वाला ज्यादा मजेदार लगता है। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तू बड़ा अजीब है। लड़का होकर इतना डरता है। गाना आता है? मैंने डरते हुए सिर हिला दिया। उसने इशारा किया, अंदर आ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही मैं उस आदमी के पास से गुजरा, वह अजीब आवाज में कुछ चबा रहा था। वो दृश्य बेहद डरावना था। मेरे कदम भारी हो गए थे। और तभी अंक कचियो अचानक खड़ी हो गई। उसके हाथ में खून से सनी छुरी थी। वह मेरे करीब आई और अचानक मेरी हालत खराब हो गई। मैं गिर पड़ा। ट्रे गिर गई। फल चारों तरफ बिखर गए। अंक कचियो ने मुझे नीचे बैठा देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लड़का, उसने धीरे से कहा, कहीं देखा हुआ लगता है। वह मेरे पास बैठ गई। छुरी उसके हाथ में घूम रही थी। उसने मेरी शर्ट काट दी और मेरे कंधे पर बना तितली का टैटू सामने आ गया। अंकिक्यो ने खतरनाक तरीके से आंखें सिकोड़ लीं। चाकू की नोक मेरी कंधे से धीरे धीरे फिसलते हुए मेरी गर्दन की ओर बढ़ रही थी, मानो वह मेरी बारीक बने हुए तितली जैसे टैटू की रूपरेखा को छू रही हो। मेरे चेहरे के भारी मेकअप से अलग मेरे कपड़ों के नीचे की त्वचा बेहद गोरी थी। अंकिक्यो की आंखों का रंग अचानक गहरा हो गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गर्माहट उठने लगी, जैसे उसके भीतर का कोई जंगली जानवर जाग रहा हो। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी इस खेल का मजा ले रहा हो, जैसे उसे अभी भी और चाहिए। लेकिन मैं डर के मारे कांप रही थी। चाकू की ठंडी धार बार बार मेरी नाजुक नसों को झकझोर रही थी। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा था और मैं उसकी हाथ में घूमती हुई छुरी को घूर रही थी। मैंने जैसे ही हिम्मत करके कुछ करने की सोची, अंकेकियो ने जैसे मेरे इरादे भांप लिए। अगले ही पल उसने छुरी मेरे सबसे नाजुक हिस्से की ओर मोड़ दी। मैं घबराकर पीछे हट गई और जल्दी से अपने कपड़े खींचकर अपने टैटू को ढकने की कोशिश करने लगी। तभी एक ठंडी औरत जैसी आवाज मेरे सिर के ऊपर से आई, तुम मुझसे डरते हो? मैं डरता हूं या नहीं, ये मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ तंज कसना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं पीले पड़े चेहरे के साथ ऊपर देखा और सीधे आन के कियाओ की आंखों में देख लिया। ठंडी तलवार फिर से मेरे करीब आ गई। इस बार उसने मेरी कपड़े नहीं फाड़े, बल्कि तलवार को धीरे धीरे मेरी गर्दन पर फेरने लगा। हर हल्की रगड़ में एक सर्द खौफ पैदा हो रहा था। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। बोल, मरना है क्या? मेरी पलकों में हल्का कंपन हुआ। मैंने डरते हुए मां लियू की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, डर डर लग रहा है? अभी आपने उसका कान काट दिया और उसे कुछ कुछ पिलाया भी था। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैंने खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश की, जैसे मैं कमजोर, गंदा और बेबस हूं। लेकिन मेरी आंखें अब भी चमक रही थीं। ये चमक कुछ ऐसे लोगों को आकर्षित कर रही थी जिनके अंदर अंधेरा भरा होता है, जो किसी को अपनी मुट्ठी में मसल देना चाहते हैं। आन के किया मुझे देखते हुए अचानक मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक शब्द आया, भद्दा लेकिन आकर्षक। उसने पहली बार थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। उसने जो सुनना नहीं चाहिए था वो सुन लिया। अब कान रखने का कोई फायदा नहीं। उसने थोड़ी देर रुककर मेरी आंखों में घूरा और फिर पूछा, अगर कोई वो देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए, या बोल दे जो नहीं बोलना चाहिए, तो मैं उसे कैसे सजा दूं? मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सवाल टेस्ट था या उसने मुझे पहचान लिया है। मैंने होंठ दबाकर धीरे से कहा, आंख
आंखें निकाल देना, जीभ काट देना। स्मार्ट। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में ठंडक थी। मेरे दिल में हल्का सा बोझ उतर आया। मुझे समझ आ गया था, ये आदमी पागल है, और जब ये मारने का फैसला कर लेता है तो कोई नाटक, कोई कमजोरी काम नहीं आती। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने संघर्ष रोक दिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे सज्जा का इंतजार कर रही हूं। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने मेरी आंखें नहीं निकाली, ना जीभ काटी, बल्कि उसने टेबल से टिश्यू उठाया, मेरा हाथ धीरे से हटाया और मेरी गर्दन, कॉलर बोन और चेहरे पर लगे खून को बहुत ही शांत और हल्के अंदाज में साफ कर दिया। फिर वो वापस सोफे पर बैठ गया। पीछे से किसी ने नया गिलास भर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने ऊपर देखा। आन केकियाओ नीचे से मुझे देख रहा था, आराम से सोफे पर झुका हुआ, हाथ में शराब का गिलास घुमाता हुआ। बर्फ टकराकर टिंग टिंग आवाज कर रही थी। उसने एक घूंट लिया और फिर बर्फ मुंह में रख ली। जब उसने देखा कि मैं अभी भी वहीं स्तब्ध खड़ी हूं, उसने बर्फ चबा दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे आप वो बिल अभी भी खड़ी है, चलो। उसकी मुस्कान अजीब थी, खूबसूरत भी और खतरनाक भी। मैं उसे देखती रह गई। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दुनिया में हूं। उधर मारू, मालियू, खून से लथपथ, कांपता हुआ, उल्टी रोकते हुए खड़ा था। आन के गियाओ ने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, जब तुम वापस जाओ तो जानना है क्या बोलना है। हाँ, हाँ, जो आपने कहा मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ। वह गिरता पड़ता बाहर भाग गया। मैं चुपचाप जाकर मेंगलू के पास बैठ गई, हाथ घुटनों पर रखकर बिल्कुल सीधी। लेकिन मेरा दिमाग लगातार चल रहा था, क्या उसने मुझे पहचान लिया है या नहीं? अगर पहचान लिया है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा, तो वजह सिर्फ मोंगलू है, और शायद उस रात हुई हत्या का रिश्ता भी मोंगलू से है। मैं धीरे से उसकी तरफ देखती रही, फिर अचानक खुद को संभाला और बोली, दीदी अमीर वारिस, मेरी लाइफ सेवर, लू जी, तुम कौन सा गाना सुनना चाहोगी? मैंने जल्दी से अपनी उलझी हुई सोच को संभाला और टेबल से माइक उठा लिया। हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन खोलकर मैंने आत्मविश्वास से उसे समझाया, लोकगीत, पॉप, क्लासिकल, विदेशी गाने, मैं सब गा सकता हूं। मोंगलू थोड़ा करीब आई और बोली, वाह, लगता नहीं था ये बदसूरत सा इंसान इतना टैलेंटेड भी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बचपन से मुवुशुआंग के साथ अलग अलग क्लब्स में घूमता रहा हूं। जो सुनता आया वही सीख लिया। जब शराब नहीं बिकती थी तो मैं नीचे हॉल में लोगों के लिए नकली गाने भी गा देता था। सच कहूं तो गाने के मामले में मैं वाकई काफी अच्छा हूं। लू जी, आपकी तारीफ ज्यादा हो गई, मैंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मेरी शक्ल धूल, गंदगी और खून जैसे निशानों से भरी हुई थी। जैसे ही मोंगलू थोड़ा और करीब आई, वह तुरंत पीछे हट गई। उसने अपनी बाहें रगड़ी और बोले, साला मैं बहुत सेंसिटिव हूं। तुम इस भूत जैसी शक्ल के साथ मेरे सामने मुस्कुराओ मत। मेरी तो शराब भी उड़ गई। मैं जल्दी से अपनी मुस्कान वापस खींचकर सिर झुकाते हुए मोंगलू से माफी मांगता हूं। सॉरी लू दीदी। खुशकिस्मती से मोंगलू का मूड अच्छा था। वह मुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उसने नीचे की तरफ इशारा किया और मुझे बाईं आगे की तरफ बने गोलाकार लिफ्ट की ओर देखने को कहा। जा कोई तेज और जोशीला विदेशी गाना चुन, वहीं बैठकर गाना गा। ना इधर उधर देखना और ना ही मेरी तरफ मुड़कर देखना। ठीक है। मैं पूरी तरह आज्ञाकारी बनकर उठ गया और मोंगलू की पीठ की ओर पीठ करके बड़े स्क्रीन के सामने वाली लिफ्ट वाली कुर्सी पर बैठ गया। गाना बहुत जोशीला था और एमवी भी काफी बोल्ड था। पहले से ही भारी और सन्नाटे भरे कमरे का माहौल अचानक मेरी आवाज से बदल गया। मेरी आवाज में इतनी ऊर्जा थी कि पूरा माहौल जैसे जल उठा। कमरे की सभी महिलाएं, मोंगलू समेत, अनजाने में मेरी तरफ देखने लगीं। मैं शराबी लाल रोशनी में लगभग छिपा हुआ था। मेरा ठंडा लेकिन हल्का सा मीठा अंदाजा था और मैं बिल्कुल सीधा बैठा था। मोंगलू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके कानों में जो आग जैसी तेज और फैलती हुई आवाज गूंज रही है, वो मेरे जैसे एक साधारण दिखने वाले लड़के से आ रही है। वाकई अजीब था। वह शराब का गिलास लेकर अंके क्याओ के पास झुक गई और उसके गिलास से हल्का सा टकराया। फिर मुस्कुराते हुए भौं उठाकर बोली, ही क्या कहती हो अंके दीदी, ये लड़का अच्छा गाता है ना? तुम्हें क्या सुनना पसंद है? मैं उससे तुम्हारे लिए गवा दूं। अंके क्याओ एक पल चुप रही। उसने नीचे की ओर देखा और हल्की ठंडी चमक वाली नजर से जवाब दिया,
उसने गिलास का शराब एक घूंट में पी लिया और बिना किसी भावना के धीरे से कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। मोंगलू और अंके क्याओ एक दूसरे को देखती रहीं। उस महिला का आभा, प्रेजेंस, बहुत भारी था। उसका गुस्सा स्वभाव भी पहले जैसा ही तेज था। सबसे खास बात यह थी कि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और बराबरी के सहयोगी थे। फिर भी माहौल ऐसा लग रहा था जैसे मोंग लू ही कुछ मांग रही हो। मोंग लू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने दांतों से हल्का सा गाल दबाया। ठीक है, वापसी पर मामला तय कर लेंगे। अब यह किंग मू गैंग से सीधा टकराव हो गया है। कुछ दिनों में मेरे दादा का 70वां जन्मदिन है, वो लोग जरूर आएंगे। अंके क्याओ हल्के से मुस्कुराई। तो फिर इंतजार करेंगे। इतना कहते हुए उसने हाथ उठाया। पीछे से उसके लोग आगे आए। एक महिला ने सिगरेट का डिब्बा और लाइटर रखा। मोंग लू ने आगे कहा, अगर लड़ाई हो गई तो किंगमू गैंग कमजोर नहीं है। तुम काफी समय से यहां नहीं हो। तुम्हें नहीं पता वो कितने बेखौफ हो गए हैं। अब तो वे टैक्स / हिस्सा देने से भी इनकार कर रहे हैं और हमारे बराबर खड़े होने लगे हैं। अंके क्याओ ने सिगरेट जलाई और शांत आवाज में बोली, लड़ाई नहीं होगी। मोंग फोर यी, बड़े नेता, की स्थिति यहां अडिग है। सामने से वे जरूर सम्मान दिखाएंगे, लेकिन पीछे का काम तुम संभालना। वह चुप रही, यानी उसने बात मान ली। सिगरेट के धुएं के बीच उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, जो अब गाना खत्म कर चुका था। मैं धीरे धीरे लिफ्ट से नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ा। मुझे अंके क्याओ की नजर महसूस हुई तो मैंने ऊपर देखा, लेकिन जैसे ही आंखें मिलीं, मैं जल्दी से नजरें हटा लीं और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लू दीदी, मैंने गाना पूरा कर लिया। और चाहिए क्या? नहीं, बस इतना काफी है। मोंगलू ने अब मुझे और परेशान नहीं किया, लेकिन उसे यह बहुत अजीब लग रहा था कि इतना साफ सुथरा दिखने वाला लड़का इतना हॉट बोल्ड गाना इतनी अच्छी तरह गा सकता है। उसे यह पसंद भी आया। उसने हाथ हिलाकर मुझे पैसे फेंक दिए। अच्छा काम किया, अगली बार फिर बुलाऊंगी। मैंने खुश होकर पैसे उठा लिए और जोर से झुककर धन्यवाद किया। धन्यवाद लू दीदी, और तुरंत बिना रुके बाहर भाग गया। मोंग लू मुस्कुराई। ये तो सच में पैसों का दीवाना है, मजेदार है। फिर उसने अंके क्याओ से पूछा, दीदी, ये लड़का दिखने में खास नहीं है, लेकिन मजेदार है ना? अंके क्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मेरी ओर देखा, फिर सिगरेट बुझा दी और उठ खड़ी हुई। उसकी लोग उसके लिए कोट और स्कार्फ लेकर आए और उसे पहनाया। मोंग लू को अचानक एहसास हुआ कि वह जाने वाली है। दीदी, तुम जा रही हो? अंके क्याओ बिना जवाब दिए आगे बढ़ी। उसने अपने आदमी को कहा, उस लड़के को और कुछ अच्छे सिंगर्स के साथ वापस बुलाओ। फिर उसने मोंगलू से कहा, तुम यहां आराम से खेलो, मुझे कुछ और काम है। मोंगलू हैरान रह गई। अभी बात खत्म नहीं हुई और तुम जा रही हो? अंके क्याओ रुकी नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, चिंगमू बैंक को संभालने में और पूर्वी इलाके की जमीन लेने में। लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, नेलुओ श्यांग नाम की परफ्यूम की जानकारी। मैंगलू की भी दिलचस्पी जाग गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, बस एक परफ्यूम का फॉर्मूला ही तो है, कोई समस्या नहीं। तुम सारी जानकारी मुझे भेज दो, मैं तुरंत लोगों को इसकी जांच में लगा दूंगी। लेकिन फिलहाल पहले मेरे प्लान की बात करते हैं। तभी आन आन के चियाओ ने एक ही वाक्य में उसे टाल दिया, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह लापरवाही से बाहर निकल गया और रास्ते में कमरे की ओर जा रहे नौजवानों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। उसने सिर उठाकर गलियारे के आखिर में देखा। उसी समय मैं कुछ डॉलर सीने से लगाए लिफ्ट के अंदर खड़ा था। जब मेरी नजर उसकी ओर गई, तभी लिफ्ट के दरवाजे की आखिरी दरार भी बंद हो गई। उधर मेंगलू आगे बढ़ती रही। उसके शरीर से निकलने वाला दबंग और रौबदार आभा मंडल आसपास के लड़कों को बार बार मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था। काफी देर बाद वे होश में आए और मुस्कुराते हुए कमरे में घुस गए, फिर मेंगलू के आसपास जमा हो गए। चलो, बात आगे बढ़ाते हैं। मेंगलू कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तब तक ऑन केचियाओ उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद वह फिर से खूबसूरत नौजवानों की भीड़ में घिर गई। उसने सामने मौजूद लंबे, आकर्षक और गठीले युवकों को देखा, लेकिन न जाने क्यों उसके भीतर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भर गई। आज उसे मौज मस्ती करने का भी मन नहीं था। वह अचानक चिल्ला उठी, दत्त तेरे की,
अभी भी उतना ही घमंडी है। मेरे बिना क्या सच में काम चला लेगा? शराब डालो। एक शर्मीले से युवक ने तुरंत आज्ञा मानी। उसे देखकर मेंगलू का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उसने भौं उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, शरारती कहीं के। बेचारा लड़का पूरी तरह से हैरान रह गया। मैं क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और मू वुशुआंग के निजी ऑफिस के बाहर काफी देर तक खड़ा रहा। पूरा गलियारा सुनसान था। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। मेरा दायां हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, लेकिन काफी देर तक मैं उसे घुमा नहीं पाया। ये ऑफिस बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। मैं उस समय मू वुशुआंग पर बहुत निर्भर था। जब भी रात में डरावने सपने आते, मैं उससे लिपट जाता और उसे नाइट शिफ्ट पर जाने नहीं देता। मेरी जिद के आगे उसके पास कोई उपाय नहीं होता। आखिरकार वह मुझे भी अपने साथ क्लब ले आती। मैं न तो शरारत करता था और न ही रोता था। एक चिपचिपे चावल के छोटे से गोले की तरह चुपचाप चमड़े के सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाता और उनींदी हालत में उसके काम खत्म होने का इंतजार करता। जब वह ड्यूटी खत्म करके आती तो बहुत प्यार से मुझे जगाती। मेरे गुस्सा करने से पहले ही मेरे मुंह में टॉफी, केक या कभी कभी सूखे फल डाल देती। फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाती। लेकिन ये सब आखिर कब बदल गया? मेरी मुट्ठी कस गई। क्लिक! दरवाजे का हैंडल हल्के से घूम गया। अंदर से मुंह वूशुआंग की गहरी और खूबसूरत आवाज सुनाई दी। श्याओदा? हाँ। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। मुवुशुआंग ऑफिस के बीचों बीच अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। 32 साल की उम्र में वह कोनाचिंग की सबसे युवा नाइट क्लब मालिक थी। खूबसूरत चेहरा, शालीन चाल ढाल और परिपक्व स्त्री का अनोखा आकर्षण। उसकी मौजूदगी ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। आन केचियाओ से मिलने से पहले तक मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत शायद मू वूशुआंग जैसी ही होगी। मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से आगे बढ़ गया। जेब में रखे डॉलर निकालकर उसकी मेज पर रख दिए। फिर अपना हिसाब किताब वाला छोटा रजिस्टर निकाला और लिखते हुए बोला, दीदी, यह इस महीने का मेरा कमीशन है। पूरे $18,000, पहले वाले पैसों को मिलाकर। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मू वू शुआंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए मुझे रोक दिया। उसने पैसे उठाए, एक नजर डाली और बेहद तिरस्कार से उन्हें एक तरफ फेंक दिया। तुम वहां से क्यों चले गए? मैंने हाथ में पकड़ी पेन कस ली। मैं अब 18 साल का हो गया हूं, अपना खर्च खुद उठा सकता हूं। आपको और परेशान नहीं करना चाहता। परेशान? मू वूशुआंग की आवाज अचानक भारी हो गई। मैंने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा। वह अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें पालने में खुशी मिलती है। अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी लीवान में रह सकते हो। उसका लंबा और प्रभावशाली शरीर मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। मैं अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। जिंदगी बहुत लंबी होती है दीदी। मैं नहीं चाहता। नहीं चाहते? मुंह वूशुआंग की उंगलियां हल्का सा कांप उठीं। जो हाथ मेरे बाल सहलाने के लिए उठ रहा था वह हवा में ही रुक गया। उसने मेरी ओर देखा, मेरे बिखरे चेहरे से लेकर मेरी हालत तक सबका जायजा लिया। फिर उसकी नजर मेरे बाएं कंधे पर टिक गई। कपड़ा साफ तौर पर चाकू से कटा हुआ था और पूरा कंधा बाहर दिखाई दे रहा था। कॉलर बोन के पास बना तितली का टैटू भी साफ नजर आ रहा था। ये वही लड़का था जिसे उसने 12 साल तक अपनी जान से भी बढ़कर संभाला था। और अब अभी अभी बालिग होते ही वह उससे दूर जाने की बातें कर रहा था। टैटू बनवाना, शराब बेचना, ग्राहकों द्वारा छेड़ा जाना, इन सब ने मू वूशुआंग की आंखों में दबे हुए गुस्से को जगा दिया। अचानक उसने मेरे गर्दन के पीछे का हिस्सा पकड़ लिया और पूरी ताकत से मुझे मेज की ओर धक्का दे मारा। मैंने बहुत पहले ही कहा था, मुझे तुमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हें लीवान छोड़कर जाने भी नहीं दूंगी। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सिर चढ़ा दिया है। इतना कि अब तुम मेरी बात तक नहीं मानते। धड़ाम! एक भयानक टक्कर हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोपड़ी फट गई हो। कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरा माथा मेज के किनारे से टकराकर बुरी तरह छिल चुका था। वह व्यक्ति मेज पर गिरा पड़ा था। कुछ देर तक सुन्न सा रहा, जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो। वह अविश्वास से भरी नजरों से मुई वूशुआंग को घूर रहा था। यह पहली बार था जब मुई वूशुआंग ने उस पर हाथ उठाया था।
पहले तो चाहे उसने उसकी सबसे पसंदीदा बेशकीमती जया राज्य की सिरेमिक फूलदान भी तोड़ दी हो, यह औरत बस मुस्कुरा देती थी या फिर सख्त चेहरे के साथ दो चार डांट लगा देती थी। वह अक्सर मुई वू शुआंग से डांट खाता था, कभी कभी धमकाया भी जाता था, लेकिन शाह वू पर कभी भी इतना कठोर हाथ नहीं उठाया गया था। आज उस पर हाथ उठा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके घर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन असल में तो वही था जिसने पहले उसे छोड़ दिया था। उसके अंदर भावनाएं तूफान की तरह उठने लगीं। आंसू उसकी सीमाएं तोड़कर बाहर आ गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन होंठ खुलकर भी कोई शब्द बाहर नहीं आ पाया। शायद अपनी प्रतिक्रिया की तीव्रता समझकर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मुई वूशुआंग ने अपने गुस्से को दबाया और खुद ही चुप्पी तोड़ी। कपड़े, ये क्या है? अगर 3 महीने पहले की बात होती तो वह तुरंत अंदर आते ही उसके पास भाग कर जाता, अपनी गलती बताता और फिर उसके लिए सब कुछ ठीक करने का इंतजार करता। लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। उसने सिर झुका लिया। फलों की ट्रे ले जाते समय वह गिर गया था, जिससे एक ग्राहक नाराज हो गया। इसी तरीके से उसे चेतावनी दी गई थी। कौन था? मोंगलू? वह चुप रहा। मुई वुशुआंग ने भौहें चढ़ाकर फिर पूछा, उसने तुम्हें छुआ था? नहीं। उसने सिर हिला दिया। मोंगलू सख्त नियमों के लिए जाना जाता था, जो उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं करता था। वह उसे छूने की बात ही कैसे करता? ये बात सच थी। मुई वुशुआंग की भौहें थोड़ी ढीली पड़ीं। फिर टैटू क्यों? अच्छा लगा इसलिए? अच्छा लगा। मुई वुशुआंग ने ठंडी हंसी हंसी। उसने उसकी गर्दन पकड़कर खींचा, फिर अचानक उसकी ठुड्डी पकड़ ली। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए। उसकी तेज निगाहें उसके भारी मेकअप के पार झांक रही थीं, जैसे असली चेहरा देख रही हों। क्या तुम मेरी कही बात भूल गए हो? कोई भी यहां अच्छा दिखने की इजाजत नहीं है, और किसी को भी तुम्हारी असली शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। 18 साल की उम्र जब लड़कों की असली चमक बाहर आने लगती है। कोई भी लड़का सजने संवरने से खुद को रोक नहीं पाता। वह भी नहीं। लेकिन वह तो कभी नहीं कर सकता था। 16 साल की उम्र से ही मुई वुशुआंग ने उसे अपना असली चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं दी थी। उसने बार बार उसे चेतावनी दी थी, खूबसूरत लड़के उस दुनिया में उस गिरोह के हाथों टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर उसने उसे कुछ खास जगहों पर ले जाकर शीशे के पीछे से ऐसे दृश्य दिखाए थे जिनसे वह महीनों तक कांपता रहा था, उल्टी करता रहा था और तेज बुखार में जलता रहा था। उसका शरीर अब भी उन यादों से कांप उठा। उसकी कांपती आवाज में रोने का दर्द छुपा था। तभी मुई वुशुआंग ने उसे छोड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। छोटे दा, मेरे विदेश के काम में कुछ समस्या आ गई थी। मैं 3 महीने बाहर थी। मुझे पता है तुम नाराज हो। लेकिन वह आगे नहीं सुन पाया। उसके हाथ से किताब और पेन गिर गए। उसने बिना हिचकिचाहट उसे धक्का दे दिया। मैं नाराज नहीं हूं। अब वह वो बच्चा नहीं था जो एक मिठाई के लिए भी जिद करता था। वह समझ चुका था कृतज्ञता क्या होती है और बदला क्या होता है। उसने उसे बचाया था, उसे खाना कपड़े सब दिया था, चाहे वह उसे डांटे डराए या मार भी दे। शायद वह सब उसका हक है। लेकिन अब वह अलग खड़ा हो चुका था। मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में थीं। मैं बड़ा हो गया हूं। कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे सालों पुरानी यादें हवा में ठहर गई हों। और फिर दोनों के बीच वही खामोशी भारी होती चली गई। झगड़ा नहीं किया? तो फिर तुमने घर क्यों छोड़ा और सीधे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट क्यों चले गए? तुम्हें पता भी है वहां कितना खतरनाक माहौल है। अब कोना किन के 2 बड़े गुट वहां नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। वहां रहना मतलब जान को खतरे में डालना है। जी बोधा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी सगाई हो चुकी है, मैंने रोते हुए धीमी आवाज में कहा और अपने हाथ के पीछे से ठुड़ी पर गिरते आंसू पोंछ दिए। मिस्टर मेंग तुम्हारे पति बनेंगे। लिया युआन तुम्हारा घर है। आगे चलकर तुम्हारे अपने बच्चे भी होंगे। मैं बस तुमसे थोड़ा दूर रहना चाहता हूं। म्यू वुशुआंग ने बीच में टोकते हुए पूछा। और मैं और वह औरत, मैं कुछ कहने ही वाली थी कि रुक गई। मैंने आंखें उठाकर सीधे म्यू वुशुआंग की आंखों में देखा और एक एक शब्द साफ और ठंडे स्वर में बोला, लेकिन हर शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर गिर रहा था। दीदी।
मैं अब बड़ा हो गया हूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह पल ऐसे था जैसे सालों पुरानी यादें फिर से सामने आ गई हों। जब म्यू वूशुआंग 20 साल की थी और अकेले ही कोनाकिन में अपनी पहचान बना रही थी। उसकी खूबसूरती इतनी खास थी कि उसके आसपास हमेशा कई आकर्षक लड़के घूमते रहते थे। सिर्फ 3 सालों में ही मैंने कम से कम 8 प्रेमी देखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके साथ 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। और उन्हें छोड़ने की वजह हमेशा बहुत आसान होती थी। मुझे पसंद नहीं है, मु वूशुआंग का स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन वह सच में मुझे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे अपने साथ हमेशा रहने वाला एक छोटा सा एक्सेसरी जैसा मानती थी। हर काम में मुझे सबसे पहले रखती थी। इसी वजह से मु वूशुआंग की नौवीं प्रेमिका मिन चेन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वह मुझे हर बार छोटे भाई, कितना प्यारा है, कहकर बुलाती और मुझे खुश करने के लिए ढेर सारे मुलायम फूले फूले खिलौने भी देती। लेकिन मैं दिल से समझता था कि मिन चेन मेरे साथ अच्छा इसलिए है क्योंकि वह मू वूशुआंग से शादी करना चाहती है। 9 साल की उम्र में मैं लड़के लड़कियों के रिश्तों की जटिलता को नहीं समझता था। मुझे बस इतना पता था कि अगर मू वूशुआंग की शादी हो गई, उसका अपना परिवार बन गया, तो शायद वह मेरे लिए समय नहीं निकाल पाएगी। मुझे जन्म देने वाले माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और बाद में मेरे पालक पिता ने मुझे बेच दिया था। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि अगर मैंने मू वूशुआंग को भी खो दिया, तो कोना किंग में मैं अकेला कितनी भयानक और क्रूर जिंदगी में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं फिर से मू वूशुआंग के स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर डरते डरते पूछता हूं, दीदी, क्या तुम मिन चेन भाई से शादी करोगी? मू वूशुआंग मेरी छोटी छोटी चालाकियों को समझ गई। वह मुड़ी और शेल्फ से एक कहानी की किताब उठाई। फिर मुझे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ गई और साथ में पन्ने पलटते हुए ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन सच तो यह था कि मू वूशुआंग की शादी तो होनी ही थी। अगर मिन चेन नहीं तो कोई और सही। मेरे बचकाने दिमाग में अचानक एक हमेशा के लिए हल आ गया। मैंने किताब बंद करते हुए कहा, बकवास मत करो। फिर गंभीर होकर बोला, तो तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं उस समय बहुत गंभीर था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इन शब्दों का असली मतलब क्या होता है। मैं बस मुंह वूशुआंग को कसकर पकड़कर सुरक्षित रहना चाहता था, ताकि मेरी जिंदगी किसी तरह चलती रहे। मुंह वूशुआंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे साथ एक कहानी पूरी पढ़ी और फिर मुझे कमरे में भेज दिया। उसके बाद जीवन वैसे ही चलता रहा। मुंह वूशुआंग का प्यार पहले जैसा ही रहा, लेकिन एक बदलाव आया। उसने फिर कभी किसी प्रेमी से मुलाकात नहीं की। यह सिलसिला मेरे 18वें जन्मदिन तक चला। उस दिन मू वूशुआंग एक आदमी के साथ मेरे सामने खड़ी थी और मुस्कुराते हुए मेरे लिए एक भारी झटका लेकर आई। शाओदा, इसका नाम मेंग यानलिन है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम 6 महीने बाद सगाई करने वाले हैं। यह हार उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट किया है। जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन मैं खुश नहीं था। उसी समय बाहर से आवाज आई, मिस्टर मू, मेंग सर आ गए हैं। ऑफिस का माहौल अचानक टूट गया। मू वूशुआंग ने बिना सोचे चिल्लाया, उसे बाहर भेजो। लेकिन अगले ही पल उसने अपना मन बदल लिया। नहीं, उसे अंदर आने दो। मैंने जमीन पर गिरी पेन और फाइल उठाई और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। मू वूशुआंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शाओदा, सुनो, घर जाकर मेरा इंतजार करो। मैंने बिना भाव के उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि मैं जिद्दी हूं। उसने दांत भींचकर नरम आवाज में कहा, अच्छा बच्चा बनो। तभी दरवाजा जोर से खुला। मेंग यानलिन मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसने मू वूशुआंग के हाथ से कोट लेकर टेबल पर रख दिया। फिर अपना स्कार्फ उतारते हुए बोला, दीदी, लड़के को स्टाइल पसंद होता है। आप उसे लेडीज कोट कैसे पहनने दे सकती हैं? लो, मेरा स्कार्फ पहन लो। बाहर बर्फ गिर रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने भी उसे देखा। मू वूशुआंग थोड़ी घबरा गई थी। शायद उसे डर था कि मैं जन्मदिन वाले दिन की तरह गुस्सा न कर दूं और उसका हार भी फेंक न दूं। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने बस नजर हटा ली। मैं जानता था कि अब मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बचपन से ही लोगों के हाव भाव पढ़ना सीख लिया था। मेरी सारी जिद हमेशा मू वूशुआंग की अनुमति के दायरे में ही रही थी। हार फेंकना सिर्फ एक टेस्ट था, देखने के लिए कि वह मिन चेन और अब इस आदमी को लेकर क्या महसूस करती है। और अब जवाब मिल चुका था। बार बार वही तरीका दोहराने का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप नीचे देखता रहा।
मेंग यानलिन ने मेरे सामने झुककर स्कार्फ ठीक किया। मैंने शिष्टता से कहा, धन्यवाद। उसने मेरी आंखों में आंसू और चेहरे की अजीब सी भावनाएं देखीं और मजाक में बोला, मेरी बहन के हिसाब से तुम वही छोटा बदसूरत बच्चा हो। फिर वह बोला, शावदा, लड़के भी खराब फेस वॉश एंड स्किन केयर यूज नहीं कर सकते, वरना बाद में दाने और स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ दिन में अच्छा स्किन केयर सेट भेज दूंगा। मैंने फिर से कहा, धन्यवाद दीदी। इस बार मेरी आवाज साफ और निर्णायक थी, जैसे मैंने अपनी स्थिति पूरी तरह स्वीकार कर ली हो। दूसरी तरफ मुंह वूशवांग एक पल के लिए ठिठक गई, सिर्फ एक पल। फिर वह फिर से पहले जैसी शांत और नियंत्रित हो गई। उस समय मैं बस 3 आसान शब्दों से मैंग यानलिन को हंसा बैठा था। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के नीचे छिपी हुई दुश्मनी को दबाने की कोशिश कर रहा था। फिर वह आधा शरीर झुकाकर म्यू वुशुआंग के पास बैठ गया और नीचे झुककर उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। दीदी, तुम हमेशा कहती हो कि लड़कों को प्यार से रखना चाहिए, लेकिन इस बार तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया। म्यू वुशुआंग भी उसके साथ तालमेल बैठाते हुए एक हाथ से मेंग यानलिन की कमर पकड़ लेती है और नरमी से जवाब देती है, मेरी गलती है, स्किन केयर का खर्चा मेरा। मेंग यानलिन मुस्कुराया। मुझे पता था दीदी मुझे प्यार करती हैं। मैं यह सब देखकर भीतर से थोड़ा टूट गया। अनजाने में मैंने मुट्ठी कस ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर म्यू वुशुआंग शादी करना चाहे तो मेंग यानलिन सबसे सही विकल्प था। वह समझदार, परिपक्व, हैंडसम और खुला दिल रखने वाला इंसान था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मेंग परिवार का बड़ा बेटा था, मेंग लू का भाई। चाहे व्यक्तित्व हो या पृष्ठभूमि, मेंग यानलिन म्यू वुशुआंग के लिए बिल्कुल सही बैठता था। वह उसके करियर को और ऊपर ले जा सकता था। जब मैंने दोनों को इतने करीब और प्यार में डूबा देखा तो मुझे वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं लगी। मैं मुड़ा और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर झांक गया। मेंग यानलिन म्यू वुशुआंग के गले में हाथ डाले उसे शिकायत कर रहा था, दीदी, आप वापस आकर भी मुझे क्यों नहीं ढूंढती? अगर मेंगलू मुझे फोन नहीं करती तो आज मैं आपको देख भी नहीं पाता। म्यू वुशुआंग ने शांति से जवाब दिया, थोड़ा देर हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। वह उसे अपनी गोद में लिए ऑफिस चेयर पर बैठी थी और उसके छोटे मुलायम बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। उसके होंठ हल्की मुस्कान में थे। 3 महीने हो गए, याद किया मुझे? दोनों और करीब आने लगे। ये देखकर मैं घबरा गया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके वहां से भाग गया। नीचे लॉबी में मुझे फैट बास्केट फैंटोंग मिला, जो ऑफिस से घर जा रहा था, हाथ में काला ब्रीफकेस लिए। मैंने अपनी बची हुई $2000 की रकम उसे दे दी। भाई, इस महीने का मेरा कमीशन पूरा कर दिया। वह मुस्कुराया और मेरे कान के पास झुककर बोला, दादा, क्या तुमने अभी म्यू बॉस से उन लड़कों के लिए सिफारिश की थी? उन्हें इसलिए बंद किया गया क्योंकि तुमने बॉस को नाराज किया था। मैंने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, उनका काम खराब था, इसलिए उन्हें लॉक किया गया। लेकिन फैसला तो म्यू बॉस का ही है। हम एक ही फैक्ट्री में हैं, भाई लोग हैं। तुम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं बस एक साधारण शराब बेचने वाला हूं, कोई भगवान नहीं। फैट बास्केट ने कहा, लेकिन बॉस, तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मैंने होंठ काटे, फिर कदम रोककर वापस मुड़ा। मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन बिना शर्त नहीं। कुछ दिनों बाद मेंग फोर्थ मास्टर का 70वां जन्मदिन है। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? वह हैरान हुआ। तुम क्या करने वाले हो? पैसे कमाने। मैंने हाथ उठाकर कसम खाई, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मैं वादा करता हूं, मैं किसी भी परेशानी में नहीं पड़ूंगा। फैट बास्केट सोचकर मान गया। ठीक है। मैं खुश होकर वहां से निकल गया। बाहर निकलते ही सड़क पर भीड़ लगी हुई थी। लोग एक लंबी काली बुलेट प्रूफ कार को घेर कर देख रहे थे। कार का स्तर बहुत ऊंचा था, B7 सुरक्षा स्तर, जो 15 किलो TNT विस्फोट भी झेल सकता था। ऐसी कार में बैठने वाला व्यक्ति निश्चित ही खतरनाक था। मैं जाने ही वाला था कि कार का पिछला शीशा नीचे हुआ। अंदर से एक एकियाओं ने मुझे आलस भरी नजर से देखा। गाड़ी में बैठो, मैंने अनसुना कर दिया और दूसरी दिशा में चल दिया। मोबाइल निकालकर ऑटो बुलाने लगा, लेकिन तभी मेरा फोन छीन लिया गया
और मेरी कमर के पीछे ठंडी सख्त बंदूक टिका दी गई। पीछे एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसमें डर पैदा करने वाली ठंडक थी। मैं कांप उठा। वह धीरे से मेरे कान के पास आई। क्या ओजाई बुला रही हैं? गाड़ी में बैठो। उसकी आवाज बहुत नरम थी, इतनी नरम कि कोई उसे सभ्य समझ ले, लेकिन उसकी बंदूक मेरी कमर पर थी। उस पल मुझे समझ आ गया, या तो विरोध करने पर मौत थी या भागने पर। मैंने हाथ ऊपर किए और सर झुकाकर बोला, ठीक है। गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। ठीक से बैठकर हाथ मलते हुए थोड़ा डरते डरते मुस्कुराकर अन के ख्याओ को नमस्ते किया। छौजे, कितनी अच्छी किस्मत है, फिर से मिल गए। वह हल्के से बोली, किस्मत नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अन के ख्याओ ने हल्के से मेरी हथेली पर एक सफेद रंग का छोटा सा खरगोश वाला हैंड वार्मर रख दिया। मैंने उसे हाथ में लेकर देखा, फिर अनजाने में उस औरत को देखा। इतनी हिंसक और बेरहम औरत, और उसे ऐसे मुलायम प्यारे चीजें पसंद हैं। वाकई अजीब था। थैंक यू छाओजी। मैंने वॉर्मर को सीने से लगा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अन केकिया बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही है, मैं अनजाने में थोड़ा सा दरवाजे की तरफ खिसक गया। उसकी नजर एक पल मेरे चेहरे पर ठहर गई। उसने मेरे माथे पर लगा हल्का सा चोट का निशान देख लिया। भारी मेकअप भी उसे पूरी तरह छुपा नहीं पाया था। उसकी आंखें थोड़ी सी गहरी हो गईं, और उसी पल गाड़ी के अंदर एक भारी दबाव सा फैल गया। मैं घबराकर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया, मन में सोचने लगा कि अभी कूद जाऊं या नहीं। अनकेक्याओ ने नीचे देखते हुए मेरी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अभी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड पर है। अगर कूदे तो मर जाओगे। हे! पकड़ा गया, इसलिए मैं ऑकवर्डली हंस दिया और धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। फिर वार्मर को वापस सीने से लगा लिया। मैं बस देख रहा था कि दरवाजा ठीक से बंद है या नहीं। छाओ जी, देखो, ठीक से बंद है, बहुत सुरक्षित है। इतना कहकर मैंने देखा कि गाड़ी वेस्ट यू स्ट्रीट से निकलकर ईस्ट की तरफ जा रही थी। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैं आगे झुककर ड्राइवर सीट की तरफ बोल पड़ा, वो सुनो। ड्राइवर ने आधा मुड़कर देखा। मेरा नाम एयिंग है। ओ, यिंग जी, मुझे एयिंग कहो। ठीक है, एयिंग। आप लोग मुझे घर छोड़ने जा रहे हो ना? मेरा घर लॉन्गटिंग रिवर साइड ल्युआन में है। आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आगे देखती रही। फिर सामने वाली सीट पर बैठी लाफी लाफी ने हल्की गहरी आवाज में पूछा, तुम तो कहते थे कि तुम ईस्ट सबर्ब्स में रहते हो ना, अब अचानक ल्युआन कैसे? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं नहीं, आज ईस्ट सबर्ब्स तो बहुत अनसेफ है। मैं वहां कैसे रह सकता हूं? मेरी जान की कीमत है क्या? मेरा घर ल्युआन ही है। मैंने जल्दी से कहा, ये इंग जी, यहीं से टर्न कर लो, मुझे ल्युआन छोड़ दो। ड्राइवर ने रियर मिरर से एन केकियाओ की तरफ देखा, लेकिन वह औरत चुप थी। कोई इशारा नहीं, मतलब मंजूरी। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा दी और गाड़ी तुरंत मुड़ गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, एन केकियाओ मेरी तरफ ठंडी नजर से देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की अजीब सी मुस्कान थी। तुम काफी खुद को कंफर्टेबल समझते हो, मेरी लोगों को भी कमांड देने लगे। मैंने लार निगल ली। डर अंदर तक फैल रहा था, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। क्याओ जी, आपने खुद ही तो मुझे यहां इंतजार किया था, शायद इसलिए कि रात में मुझे टैक्सी न मिले और आप मुझ सेफली घर छोड़ दें। हाँ, उसने मना नहीं किया। फिर उसने पूछा, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, अगर तुम ल्युआन में रहने की एबिलिटी रखते हो तो फिर तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने जल्दी से कहा, टेम्पररी, बस टेम्पररी। वो मेरी बड़ी बहन का घर है, मैं हमेशा वहां कैसे रह सकता हूं? मुफ्तखोरी थोड़ी ठीक है। ठीक है, वह हल्के से बोली, मैं तुम्हें ल्युआन तक छोड़ दूंगी, लेकिन मैं खुद देखूंगी कि तुम अंदर जाते हो, वरना तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने बिना झिझक कहा, अंदर ही गए। ठीक है। मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि अंदर से मैं चाह रहा था कि वो मुझे सच में घर तक जाते हुए देखे, ताकि उसका शक कम हो जाए। मैंने आगे कहा, छाओ जी, बहुत अच्छी हैं। फिर बात घुमाने की कोशिश की। क्लब में भी कई बड़े लोग मुझे रास्ते में छोड़ देते हैं, जैसे लू। लेकिन तभी उसने बीच में टोक दिया,
तुम और मेंगलू का क्या रिश्ता है? मैं रुक गया। चेहरे पर हल्की हेजिटेशन आई। मैंने उसकी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा और मुझे यकीन हो गया। वह मुझे उस रात के लिए अभी मारने नहीं वाली। या तो उसे नहीं पता मैं गवाह हूं, या फिर वह मेंगलू के फेस की वजह से रुक रही है। मैंने हल्की शर्म दिखाते हुए कहा, कोई रिश्ता नहीं। फिर जल्दी से जोड़ दिया, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूं नो, और वह भी मुझे। बस अभी उसका मन पूरा नहीं भरा। पसंद करती है? तुम्हें? अनकेकियाओं ने तुरंत काट दिया। तुम्हें तो वो अगली बास्टर्ड कहती है। मैं ऑकवर्ड हो गया, खांसने लगा, शर्म से मरते मरते बचा। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, छाओजे, लूजी ने आपको बताया होगा, वो मुझे चुन चुकी हैं। अगली बास्टर्ड बस एक निकनेम है। मैं इनोसेंट बनने की कोशिश करता रहा, आंखें बड़ी बड़ी करके, और इमोशन शब्द पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। अंको चियाओ कुछ पल के लिए चुप हो गई। हालात बेहद अजीब थे, लेकिन सौभाग्य से मेरी मूर्ख और भोले लड़के वाली छवि मेरे काम आ रही थी। उसके चेहरे पर मुझे देखकर वही भाव थे, जैसे कोई किसी बेवकूफ को देख रहा हो। मुझे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा। शायद उसे लग रहा था कि मुझे गोली मारकर खत्म कर देना हथियार का अपमान होगा। महिला ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, कितना बेवकूफ है। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन मेरे लिए वे स्वर्गीय संगीत से कम नहीं थे। कम से कम मेरी जान तो बच गई थी। मैं खिड़की से सिर टिकाकर बाहर का नजारा देखने लगा। मन ही मन सोच रहा था, क्या ओ दीदी कितनी अच्छी हैं बा। लंबी, खूबसूरत, अमीर और ताकतवर। पैसा खर्च करते समय तो उनकी पलक भी नहीं झपकती। अगर मैं उनके साथ रहूं तो आगे चलकर पूरे कोनाचिंग में सीना तान कर घूम सकता हूं। मैं पूरी मेहनत से एक भोले और प्यार में पागल लड़के का अभिनय कर रहा था, मगर मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मेरे बगल में बैठी महिला के भीतर की हिंसक भावनाएं बेकाबू होती जा रही थीं। उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वह मुझे टुकड़े टुकड़े करके निगल जाना चाहती हो। यहां तक कि सामने बैठे आयिंग और लाफेई तक अनजाने में कांप उठे। उन्होंने रियर व्यू मिरर से अंकुचियाओं की ओर देखा, लेकिन मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर इस बार बच गया और इतना पैसा कमा लिया कि चिंगमू वुशुआंग के उपकार और पालन पोषण का हरण चुका सकूं, तो मैं जरूर कोनाचिंग छोड़ दूंगा, दुनिया देखूंगा। तभी अंकोचियाओं की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपनी आवाज में छिपी ठंडक दबाते हुए पूछा। मेरे विचार टूट गए। मैंने जवाब दिया, मेरा नाम श्याओदा है। अंकोचियाओं ने भौहें सिकोड़ लीं। मैंने तुम्हारा स्टेज नेम नहीं पूछा। वह थोड़ा मेरी तरफ झुकी और मेरी आंखों में देखते हुए दोबारा बोली, तुम्हारा असली नाम क्या है? वह बहुत करीब आ गई थी। उसकी गहरी और रहस्यमयी नजरें किसी विशाल जाल की तरह थीं, जो मुझे आसानी से कैद कर सकती थीं। मैं उसकी गर्म और बेचैन सांसें महसूस कर सकता था। उनमें एक तीखी लेकिन आकर्षक खुशबू घुली हुई थी। मैं घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर पत्थर बन गया हो। आखिर मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, जी, जी बोदा। फिर समझाते हुए बोला, जी यानी मुर्गे वाला जी, बो यानी विद्वता वाला बो, और दा यानी बड़ा वाला दा। यह सुनकर अंको चियाओ आखिरकार संतुष्ट दिखी। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। फिर उसने कहा, मेरा नाम अंको चियाओ है, लेकिन सच कहूं तो मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। नाम जानकर भी क्या होता? जिस महिला को बड़े बड़े लोग सम्मान से संबोधित करते हों, उसका नाम सीधे लेने की मेरी हैसियत कहाँ थी? इसलिए मैं चुप रहा। वह भी चुप रही। अंको चियाओ अपनी नीली आंखों से मुझे देखती रही। उसकी बाहों में कैद मेरा दुबला पतला शरीर था। वह अपने भीतर उठ रही अजीब उत्तेजना को महसूस कर रही थी। फिर वही बात, उसने कुछ किया भी नहीं था, बस थोड़ा सा करीब आई थी और मैं अनजाने में उसे आकर्षित कर रहा था। इस उत्तेजना की जड़ थी मेरे शरीर से आती वह अनोखी खुशबू। जाने किस आवेग में उसने अपना गर्म अंगूठा मेरे होठों पर रख दिया। वह धीरे धीरे मेरे होठों की रेखाओं को सहलाने लगी। उसकी उंगलियों को वह स्पर्श बेहद मुलायम लगा। महिला के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। फिर उसने धीरे से कहा, मेंगलू को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अनायास मैंने कार की खिड़की में अपना धुंधला प्रतिबिंब देखा। मेरा चेहरा अजीब रंगों और मेकअप से ढका हुआ था।
इतना बदसूरत कि किसी को भी डरा दे। मेंगलू मुझे भूत मुख कहती थी, और वह बिल्कुल गलत नहीं थी। तो फिर आखिर ये औरत इतनी सुंदर होने के बावजूद मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी? क्या वह मेरा पीछा कर रही थी? मैंने तो सोचा था कि वह मेरी पहचान जानकर मुझे मार डालेगी, लेकिन अब क्या वह सच में मुझे पसंद करती थी? मैंने अपनी आंखें मल लीं। अगले ही पल उसका बेहद खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने और करीब आ गया। वह मुझे फिर उसी तरह देख रही थी जैसे किसी मूर्ख को देखा जाता है। क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा पीछे सरक गया। क्या हो दीदी? अगर आपको ऐसी जरूरत है तो क्लब में बहुत लोग हैं जो ये काम करते हैं। मैं शराब बेचता हूं, गाना गाता हूं, खुद को नहीं बेचता। अंको चियाओ का मूड मानो और अच्छा हो गया। मैं जितना पीछे हटता वह उतना ही आगे बढ़ती। आखिर मैं सिकुड़ कर एक कोने में सिमट गया। तब उसने मेरी ठुड्डी पकड़ ली और मुस्कुराकर कहा, ये मंत, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं आखिर खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन क्यों? मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। तभी उसकी धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, क्योंकि तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। सामने वाली सीट पर बैठा लाफी पानी पी रहा था। यह सुनते ही पानी उसके गले में अटक गया। वह जोर जोर से खांसने लगा। पास में गाड़ी चला रही आयिंग की हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। वह हंसी रोकते रोकते लाल पड़ गई। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से एक टिश्यू निकालकर लाफेई को पकड़ा दिया। लाफेई ने मुंह पोंछा, फिर अपनी पैंट पर गिरे पानी को साफ किया। उसके बाद उसने अविश्वास से रियर व्यू मिरर में पीछे झांका। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। उसकी बॉस, अंको छियाओ, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता था। ताकत, धन, प्रभाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, हर चीज अपनी चरम सीमा पर थी। और वही महिला एक साधारण शराब बेचने वाले लड़के से कह रही थी कि उसे वहीं चाहिए जहां तक चेहरे की बात थी। लाफेई को तो लगता था कि अगर वह खुद उसकी जगह होता तो आंखें बंद करके भी उसे पसंद नहीं कर पाता। कार लगातार आगे बढ़ रही थी। धुंधली रोशनी के बीच अंकोचियों की गर्म सांसें मेरे गले के पास मंडरा रही थीं। धीमी, स्थिर और बेहद खतरनाक। महिला की ऊंची नाक धीरे धीरे मेरी गर्दन के पास घूम रही थी। उसकी नाक की नोक बीच बीच में मेरी त्वचा को छू जाती। मैं अनायास ही कांप उठा। सिर घुमाकर देखा तो मेरी नजर सीधे आन के चियाओ से टकरा गई। वह मेरी गर्दन के पास से सिर उठाकर मुझे आधी बंद आंखों से देखने लगी। अंधेरी रात में मेरा लाल पड़ता चेहरा देखकर उसके दिल में अजीब सी हलचल उठी। एक ऐसी गर्मी जिसने पल भर में उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वह उत्साहित हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध था कि तभी वह झुककर सीधे मेरे होंठों पर अपने होंठ रख बैठी। ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें तेजी से झपकने लगीं। जब तक मैं संभलता और उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाता, तब तक वह अपनी इच्छा पूरी कर चुकी थी। मेरी गर्दन के पीछे रखा उसका हाथ कस गया। उसकी पकड़ में साफ चेतावनी थी, हिलो मत। मैं हिलने की हिम्मत भी कैसे करता? मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया और बार बार मन में दोहराने लगा, विरोध मत कर। यह औरत पागल है। यह बिना पलक झपकाए लोगों को मार देती है। ऊपर से एक विकृत दिमाग वाली गुंडी भी है। इसे गुस्सा मत दिला, बिल्कुल मत दिला। बस एक किस ही तो किया है। कर लिया तो कर लिया। जान ज्यादा जरूरी है, जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह मेरा पहला चुंबन था। मैं भीतर ही भीतर रो पड़ा। मन ही मन लगातार चीखता रहा। मेरा शरीर कांप रहा था। यह बात आन के चियाओ ने महसूस कर ली। मेरी आज्ञाकारिता से वह काफी संतुष्ट दिख रही थी। उसके खूबसूरत होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो वह और आगे बढ़ने वाली हो। तभी चिंक, कार अचानक रुक गई। ड्राइवर आयिंग ने सिर खुजलाते हुए संकोच से कहा, जो जो बहन, हम ली गार्डन पहुंच गए हैं। आन के चियाओ का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर आयिंग को घूरा। लग रहा था जैसे उसे अभी जिंदा निगल जाएगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मुझे मौका मिल गया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, फिर झटके से कार का दरवाजा खोल दिया। घायल शरीर के कारण मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उठने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। हाथ पैरों के सहारे फौरन खड़ा हुआ और जान बचाकर भागने लगा। मुझे भागते देखकर आन केचियाओ हंस पड़ी।
मेरे भागने का तरीका इतना हास्यास्पद था कि वह खुद को रोक नहीं सकी। वह दिलचस्पी से मेरे पीछे बर्फ पर बने टेढ़े मेढ़े पैरों के निशानों को देखती रही, जब तक कि मेरा सफेद साया ली गार्डन के विशाल सुनहरे फाटक के अंदर गायब नहीं हो गया। तब जाकर वह आलस से सीट पर वापस टिक गई। कार के भीतर अभी भी मेरे खून की हल्की खुशबू बाकी थी। वह उसकी सुगंध में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, आयिंग, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो नौकरी छोड़ दो। जो जो बहन। आयिंग हक्का बक्का रह गया। तभी उसकी नजर आन केचियाओ के होंठों पर लगी लाल लिपस्टिक पर पड़ी। अब जाकर उसे समझ आया, शायद उसने अभी अभी अपनी बॉस का रोमांटिक पल खराब कर दिया था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर जो बहन सच में उस लड़के को रोकना चाहती तो वह 8 पैर उगा लेता, तब भी नहीं भाग सकता था। स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर उसे जाने दिया। आन केचियाओ का चेहरा और खराब होता देख आगे की सीट पर बैठी लाफी ने आखिरकार आ यिंग को जोरदार लात मार दी। फिर चोरी छिपे उसे इशारा किया, तुम्हें हालात समझने की बिल्कुल समझ नहीं है क्या? लेकिन यह हरकत भी आन केचियाओ से छिपी नहीं। उसने ठंडी निगाह से लाफी को देखा। तुम भी निकल जाओ। जी जो बहन। आयिंग और लाफी दोनों तुरंत कार से उतर गए, बर्फीली ठंड में खड़े रह गए और कार उन्हें धुएं का गुब्बार छोड़ते हुए दूर निकल गई। ली गार्डन आन केचियाओ के विला से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मजबूरी में बर्फीली हवा के बीच दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते आयिंग बोला, बॉस ने तो कहा था कि उस आदमी को ढूंढकर खत्म कर देना है। फिर ये किसविस कैसे शुरू हो गया? लाफी ने आंखें घुमाईं। किस करना भी तो उससे पहले का कदम होता है। बॉस ने कुछ गलत नहीं कहा था। आयिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कमाल है। उधर मैं जान बचाकर ली गार्डन की मुख्य हवेली में घुसा। ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे छिपकर घबराहट में बाहर झांकता रहा। जब यकीन हो गया कि आन केचियाओ मेरा पीछा करते हुए अंदर नहीं आई है, तब जाकर राहत की सांस ली और थक कर जमीन पर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि सामने नौकरों की एक कतार खड़ी है। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, सभी एक साथ झुक गए। यंग मास्टर जी, आपका स्वागत है। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं फिर से डरकर उछल पड़ा। मैंने कपड़ों पर लगा खून झाड़ा और दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हुआ। तुम लोग कौन हो और आंटी मेई कहाँ हैं? आगे खड़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर जी, मेरा नाम झाओ छांग है। मैं ली गार्डन का नया बटलर हूं। आंटी मेई और बाकी सभी पुराने नौकरों को लगभग 10 घंटे पहले मिस मू ने नौकरी से निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? मैंने पूछा, लेकिन झाओ छांग ने जवाब नहीं दिया और उसी पल मुझे खुद समझ आ गया। क्या मेरी वजह से? झाओ चियांग ने इनकार नहीं किया। उसने बाकी नौकरों को काम पर जाने का इशारा किया और फिर बोला, यंग मास्टर जी, मिस मू का कहना है कि आंटी मेई और बाकी लोग आपकी ठीक तरह देखभाल नहीं कर पाए। इसी वजह से आप घर छोड़कर चले गए। अब से आपकी देखभाल हम करेंगे। उम्मीद है कि आप हमें समझेंगे और आगे से इतनी जिद नहीं करेंगे। जिद? मेरे सीने में घुटन सी भर गई। आंटी मेइली गार्डन की सबसे पुरानी कर्मचारियों में से थीं। वह यहां लगभग 8 साल से काम कर रही थीं। मू, वूशुआंग के अलावा इस घर में वही इंसान थीं जिनके मैं सबसे करीब था। लेकिन फिर भी मू वू वूशुआंग ने बिना जरा सी दया दिखाए उन्हें निकाल दिया, जिसे चाहे हटाया, जिसे चाहे सज्जा दी। वह चाहती थी कि मैं अपराध बोध महसूस करूं और उसकी बात मानूं। यह उसके द्वारा दी गई एक चेतावनी भी थी कि मेरी हर हरकत की कीमत दूसरों को चुकानी पड़ सकती है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में मू वूशुआंग को कभी समझ ही नहीं पाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर से एक बार भाग जाने की मेरी कोशिश उसे इतना गुस्सा दिला देगी और इतने लोगों को इसमें शामिल कर देगी। मुझे चुपचाप बैठे देख झाओ चियांग ने गर्दन बढ़ाकर धीरे से पूछा, यंग मास्टर जी, अब तो आप फिर से जाने की कोशिश नहीं करेंगे ना? मेरे मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। पहले मेरा इरादा था कि जैसे ही अंको छियाओ यहां से जाए, मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन अब स्थिति अलग थी। मुझे यकीन था कि जैसे ही मैं इस दरवाजे से बाहर कदम रखूंगा, ये सारे लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे और जबरदस्ती मुझे रोक लेंगे। और सबसे जरूरी बात, मुझे मू वूशुआंग से बात करनी थी। नहीं जाऊंगा, मैंने धीरे से कहा। मुझे ऊपर कमरे तक पहुंचा दो और एक गिलास गर्म दूध भी भेज देना। जी, यंग मास्टर।
कमरा वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। यहां तक कि सामान भी अपनी पुरानी जगह पर रखा हुआ था। मुझे हमेशा ठंड ज्यादा लगती थी। सर्दियों में नहाने के बाद अक्सर बीमार पड़ जाता था। इसलिए कमरे का कालीन भी मू वूशवांग ने मेरे लिए खास तौर पर चुना था। जैसे ही सर्दियां शुरू होती, पूरा कमरा उसी मुलायम कालीन से ढक दिया जाता। मैंने जैकेट उतारी और बचपन की तरह पूरे शरीर को कालीन पर फैला दिया। एक लंबी जम्हाई ली। आधी खुली हुई दरवाजे की तरफ नजर गई। एक पल के लिए मुझे भ्रम हुआ, जैसे 22 साल की मुंह वुशुआंग दरवाजे के फ्रेम से टिकक कर खड़ी हो। वह भौहें चढ़ाकर मुझे देख रही थी। उठो, पहले कपड़े बदल लो। देखो तो सही, कितने गंदे हो गए हों। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसकी आवाजें बदल गई। वह अब नरम नहीं बल्कि बेचैन और तेज थी। अरे यंग मास्टर, पहले उठकर कपड़े बदल लीजिए। देखिए, पूरे भीग चुके हैं। मैंने पलकें झपकाईं। वहां मुंह वूशुआंग नहीं थी, वह झाओ छांग था। हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए दरवाजे पर खड़ा मुझे असहाय नजरों से देख रहा था। उसने अमीर घरानों के कई बच्चों को देखा था। कुछ बेहद सभ्य होते थे, कुछ प्रतिभाशाली, लेकिन 18 साल की उम्र में इतना बचकाना और लापरवाह लड़का उसने पहली बार देखा था। वह दूध को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर नीचे गिरी जैकेट और शॉल उठाने लगा। मैं भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह खड़ा हो गया। झाओ चांग हंसी रोकते हुए बोला, यंग मास्टर, ये जैकेट तो फट चुकी है और इसके अंदर का डक डाउन भी नकली है। मुझे पता है। मैंने सिर हिलाया। फेंक दो इसे। उस रात मुवुशुआंग आधी रात के बाद लौटी। घर में घुसते ही झाओचांग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मैडम मू, यंग मास्टर सो चुके हैं। मू वुशुआंग ने सिर हिलाया और उसे आराम करने का इशारा किया। फिर सीधे मेरे कमरे की ओर बढ़ गई। क्लिक। दरवाजे का ताला धीरे से खुला। वह बेहद सावधानी से अंदर आई। मेरे बिस्तर के किनारे बैठकर धीरे से पुकारा, दादा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की हल्की लाल रोशनी में मेरे चेहरे की थकान और भी नाजुक लग रही थी। मुवुशुआंग की नजरें बेहद कोमल हो गईं। उसने फिर मुझे नहीं पुकारा, बस हाथ बढ़ाकर उंगलियों से मेरे गाल को हल्के से छू लिया, मानो उसे डर हो कि जरा सी आवाज भी मुझे जगा देगी और यह शांत पल टूट जाएगा। मैं वही लड़का था जिसे उसने अपने हाथों से बड़ा किया था। मेरे शरीर का हर हिस्सा, मेरे शरीर से आने वाली हर खुशबू, सब कुछ उसकी पसंद के अनुसार था। मानो मैं कोई बेदाग कलाकृति हूं, और ऐसी कलाकृति जिसे सिर्फ वही अपने हाथों में रखने का अधिकार रखती हो। मैं उसका था। हम ही असली परिवार थे। वह किसी और से शादी कैसे कर सकती थी और मुझे अपने पास से जाने कैसे देती? उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, बस थोड़ा और इंतजार करो। जब मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगी, जब यह पूरी जमीन मेरे नियंत्रण में आ जाएगी, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। वह खुद से बातें करती रही। उसकी आमतौर पर शालीन और ठंडी आभा गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक अंधेरा और भयावह जुनून साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर तक मुझे निहारने के बाद उसने खुद को मुश्किल से रोका। फिर मेरे कंबल को ठीक किया, बेड साइड लैंप बंद किया और दरवाजे तक पहुंचकर एक बार फिर अंधेरे में मेरी तरफ देखा। फिर चुपचाप बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने तक कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन उसी क्षण बिस्तर पर लेटा मैं अचानक आंखें खोल बैठा। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा, एक पल भी नहीं सो पाया। अगली सुबह जब मैं गहरे काले घेरे लिए नीचे उतरा, तब तक मू वुशुआंग डाइनिंग टेबल पर काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। उसने धैर्य से इंतजार किया जब तक मैं सामने बैठ नहीं गया। फिर नरम आवाज में पूछा, अब भी नाराज हो? मुझे समझ नहीं आया कि वह किस बात की बात कर रही थी। क्या उसकी सगाई में ज्ञानलिन से, या बिना कुछ बताए विदेश चले जाने की, या फिर लौटते ही मुझे मारने की? सच कहूं तो मैं इनमें से किसी बात पर नाराज नहीं था। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मू वूशुआंग बदल चुकी है। खासकर पिछली रात उसने जो बातें कही थीं, उनका हर शब्द उसकी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। वह सिर्फ कुछ नाइट क्लबों की मालिक बनकर संतुष्ट नहीं होने वाली थी, और न ही प्रेम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज था। मेरा जन्म श्या देश में हुआ था, लेकिन मैं कोनाचिंग में बड़ा हुआ। मैं जानता था कि वहां जिंदा रहने के लिए वो लगातार ऊपर चढ़ना पड़ता है। मू वुशुआंग गलत नहीं थी। उसने संघर्ष किया, शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल की, और मुझे उसका इंतजार करने को कहा। उसने कभी भी मेंग यानलिन को दिल से महत्व नहीं दिया।
वह आदमी तो उसके हाथ में रखा एक मोहरा भर था। तर्क के अनुसार मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मेरी नज़रों में इस गंदी दुनिया में केवल प्रेम ही एक ऐसी चीज थी जो शुद्ध और निष्कलंक होती है। उसे किसी सौदेबाजी या स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए। और जब मैंने याद किया कि मुवू शुआंग किस तरह मेंग यानलिन को प्रेम भरी नजरों से देखती थी, कैसे वह उसके सामने चाहत का अभिनय करती थी, और ये सब सिर्फ एक नकाब था, तो मेरे दिल में ठंड उतर गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और पहली बार मुझे मू वुशुआंग से डर लगने लगा। मवन मू वुशुआंग का यह रूप मुझे पूरी तरह अनजान लग रहा था। मैंने शांत रहते हुए सिर हिलाया और दर्द को दबाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी आंखों में कोई खास भावना नहीं थी। मेरा यह रवैया उसे और भी परेशान कर रहा था। दरअसल वह चाहती थी कि मैं गुस्सा करूं, प्लेटें फेंक दूं, रोऊं चिल्लाऊं और कहूं कि मुझे मेंग यानलिन से शादी नहीं करनी। लेकिन मैं हमेशा से अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर था। मैं किसी भी इंसान के सामने वैसा व्यवहार कर सकता था जैसा वह देखना चाहता था। यही मेरी जीने की सबसे बड़ी रणनीति थी। मू वुशुआंग ने नैपकिन से अपने हाथ धीरे धीरे साफ किए और खुद से कहा, जल्दी नहीं करनी चाहिए। भले ही वह कुछ महीनों तक नाराज रहे, अभी उसे मनाने का सही समय नहीं है। तभी टेबल पर रखा फोन बज उठा। कॉल में मेंग यानलिन था, जो उसे मॉल में अपने दादाजी के जन्मदिन के लिए तोहफा खरीदने बुला रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे बाहर जाना है। आज रात मैं क्लब नहीं जाऊंगी। तुम घर में रहना, कहीं मत जाना। मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया, मैं काम पर जाना चाहता हूं। मैंने अपने सूप का एक घूंट लिया और शांत होकर बोला, दीदी, आपके विदेश जाने के दूसरे दिन मेंग साहब मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने खुद को आने वाले घर के मालिक की तरह पेश किया। यह सुनकर वह अचानक रुक गई। तो क्या उन्होंने तुम्हें यहां से निकाल दिया? हां, मैंने सिर हिलाया, जैसे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्यों? मैंने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे और मेंग यानलिन के रिश्ते में बाधा नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे लिए यह रिश्ता गंभीर नहीं है, तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रही। मैंने चम्मच नीचे रखकर उसकी तरफ देखा। चेहरा मासूम और दुखी था। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था, लेकिन तुम मुझसे ही नाराज हो गई। तुमने आंटी मेई और बाकी कर्मचारियों को निकाल दिया, मुझे कल मारा, और अब मुझे बंद रखना चाहती हो। वह 3 सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर उसे मेरी असली मंशा समझ आ गई, लेकिन उसने नौकरी से निकाले गए लोगों के बारे में कोई फैसला नहीं बदला। उसने कहा, अब उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। मैं चुप रहा। वह मेरे पास आकर बैठ गई, मेरे होठों के पास चम्मच से सूप लाते हुए बोली, तुम्हें मारना मेरी गलती थी। मैं माफी मांगती हूं। इसके अलावा तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं जानता था कि वह बहुत शक करने वाली और सावधान इंसान है, इसलिए आंटी में अब वापस नहीं आ सकती थीं। मैंने धीरे से कहा, मैं फिर से क्लब में काम करना चाहता हूं। मेरे क्लब में काम करके मुझे ही पैसा लौटाओगे? उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, मैं आपके लिए कमाऊंगा। मैं आपका पैसा कमाने वाला बनूंगा। उसने मेरी बात सुनकर एक शर्त रखी, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो पहले $5 मिलियन कमाओ, तभी तुम आजाद हो सकते हो। मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, $5 मिलियन। मैं चुप हो गया। उसने साफ कर दिया, जब तक तुम ये पैसा नहीं कमाते, तुम वाली हैं वहीं रहोगे। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की और कहा कि $5 मिलियन, इसमें कितना समय लगेगा? उसने बेपरवाही से कहा, यह तुम्हारी समस्या है। फिर उसने मेरे हाथ में चम्मच वापस रख दिया और जाने के लिए उठी। जाने से पहले मैंने उसका कपड़ा पकड़ लिया। दीदी, जिन लोगों को आपने कल बंद किया था, क्या आप उन्हें छोड़ सकती हैं? वह मुझे देखने लगी। आज मैंने उससे 3 चीजें मांगी थीं। एक उसने मना कर दी, एक को अनिश्चित कर दिया, और यह सबसे आसान था। उसने मेरे माथे पर चोट को देखा, मेरी मासूम और गीली आंखों को देखा, और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, मैं अभी चेनलिन को फोन कर दूंगी। चाबी स्टडी रूम में है, तुम खुद ले लेना। धन्यवाद दीदी। मैं मुस्कुराया, जैसे मेरा काम बन गया हो। मेरी आंखें आधे छांद जैसी मुड़ गईं और उनमें एक हल्की चमक थी। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ देर तक चुप रही।
लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे फिसलती हुई मेरे शरीर तक पहुंची। उसके गले में हल्का सा अटकाव हुआ और उसके होंठ जैसे अचानक गर्म हो गए हों।